नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी से सोनिया गांधी के सवालों की, संसद के विशेष सत्र को लेकर मोदी के बड़े प्लान की, राहुल गांधी की विदेश यात्रा से टेंशन में आए पीएम मोदी की, इंडिया गठबंधन के साथ आई मायावती की, इंडिया बनाम भारत के विवाद पर पीएम मोदी के बयान की, साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे लाल डायरी पर खड़गे के पलटवार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने दिया पार्टी से इस्तीफा, कहा बीजेपी में रहना मुश्किल हो गया था। एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर कमेटी की हुई पहली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। मणिपुर में दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। एडिटर्स गिल्ड ने कोर्ट से दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग। शेयर बाजार में उथल पुथल। सेंसेक्स 100 अंकों की तेजी के साथ 65,881 पर हुआ बंद। निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 19,544 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार ने अपना एजेंडा साफ नहीं किया है। आमतौर पर जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष के नेताओं की राय ली जाती है और सत्र का एजेंडा घोषणा के साथ ही बता दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है, तो क्या है इस खत में, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। इस खत में उन्होंने विशेष सत्र को लेकर कुल 9 सवाल पूछे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन सत्र का एजेंडा क्या है, सरकार कौन कौन से बिल पेश करेगी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, और इसी को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल किए हैं। वैसे कांग्रेस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि विपक्ष सत्र में हिस्सा लेगा और जनहित के मुद्दे उठाएगा। सोनिया गांधी के पत्र को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया ने अपने पत्र में पीएम मोदी से सवाल किया है कि विशेष सत्र की कार्यसूची जारी की जाती है, और ऐसा पहली बार है कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही विशेष सत्र में जिन 9 मुद्दों को कांग्रेस उठाने की तैयारी में है, उसका भी जिक्र खत में किया गया है। आइए जरा देखते हैं कि सोनिया गांधी ने किन मुद्दों को अपनी चिट्ठी में लिखा है। पहला, मौजूदा आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योग की परेशानी पर चर्चा। दूसरा, किसानों को एमएसपी की मांग। किसान आंदोलन के समय एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था। तीसरा, अडानी पर जेपीसी, अडानी ग्रुप को लेकर हो रहे खुलासों और मोदी सरकार से अडानी ग्रुप के रिश्तों पर चर्चा और जेपीसी के गठन की मांग। चौथा, जातीय जनगणना तो दूर, जनगणना तक नहीं हुई, जनगणना जरूरी, साथ ही जातीय जनगणना की मांग। पांचवां, संघीय ढांचे पर हमला, गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है, केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा हो। छठा, प्राकृतिक आपदा, कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश तो कई में सूखे के हालात हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा घोषित नहीं किया। सातवां, चीन का मुद्दा, चीनी घुसपैठ पर चर्चा जरूरी है, लेकिन सरकार ने 3 सालों से चर्चा नहीं कराई। आठवां, सांप्रदायिक तनाव, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, राज्यों में भय का माहौल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 9वां, मणिपुर का मुद्दा, 4 महीने बाद भी मणिपुर में शांति कायम नहीं हुई है, राजधानी इम्फाल में ही हालात नहीं संभल पा रहे हैं, इस पर चर्चा जरूरी। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी ने अपने खत के जरिए मोदी सरकार को घेर लिया है। अब देखना होगा कि संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार इन मुद्दों पर क्या जवाब देती है। सोनिया के सवालों पर मोदी सरकार का क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। दरअसल चर्चा चल रही थी कि सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल विशेष सत्र में लेकर आ सकती है। देश के नाम को बदलने की बात भी चल रही थी, क्योंकि सरकार कुछ बता नहीं रही थी, इसलिए अटकलें ही लग रही थी, क्योंकि सरकार की ओर से 5 दिनों के कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस लिखा हुआ है। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, सिर्फ सरकार के एजेंडे पर ही चर्चा होगी। और अब सत्र को लेकर एक और खबर सामने आई है।
18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र होगा और इस सत्र की शुरुआत भी संसद की पुरानी बिल्डिंग से ही होगी। लेकिन संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में ये सदन की अंतिम बैठक होगी, क्योंकि 19 सितंबर से फिर संसद की नई बिल्डिंग में संसद का विशेष सत्र चलेगा। 19 से 22 सितंबर तक सभी बैठकें नई बिल्डिंग में होंगी। दरअसल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने संसद की बैठक नई संसद भवन में करने की तैयारी की है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने सावरकर के जन्मदिन 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, जबकि इस कार्यक्रम का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। लेकिन अब जब विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को नई बिल्डिंग से संसद की कार्यवाही होगी, तब विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा और जनहित के मुद्दे उठाएगा। वैसे सरकार की ओर से ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। ऐसे में विपक्ष अपने मुद्दे कैसे उठाएगा, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जैसा आप जानते हैं कि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और करीब 2.5 साल में ये बनकर तैयार हुआ। देश में जिस समय कोरोना की लहर थी और लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान भी संसद भवन का काम चलता रहा। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा भवन में 1272 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है। संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर सस्पेंस बना हुआ है। इधर आज राहुल गांधी ने भी अपनी यूरोप यात्रा को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया। राहुल यूरोप दौरे के लिए आज रवाना हो गए हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस सांसद के रूप में राहुल गांधी की ये पहली विदेश यात्रा है। अपने इस विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करेंगे। राहुल के यूरोप दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में पीएम मोदी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं और वो लगभग 1 हफ्ते तक यूरोप में रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी 11 सितंबर तक भारत लौट आएंगे और 5 दिन तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। अपने इस दौरे पर राहुल गांधी वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। राहुल की यात्रा को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने डीबी लाइव से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन के सवालों पर कहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो इतनी नॉर्वे, नीदरलैंड्स, 5 या 6 देशों में वो जा रहे हैं, फ्रांस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कोई, और यूनिवर्सिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, तो और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी की विदेशों में छवि या विदेश यात्राओं से भारत में छवि में कोई आपके हिसाब से क्या अंतर पड़ा है पहले और अब में? देखिए, राहुल गांधी इज वेरी पॉपुलर ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस विथ थिंक टैंक्स, विथ लोकल पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी हमेशा हमसे कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा है कि एक देश में रोज के 10 प्रोग्राम अगेन रखे ना तो भी कम है। As soon as people find out that Rahul Gandhi is coming to Paris, we start getting calls from universities, think tanks, politicians, सबको मिलना है उनसे। सो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते सबको। सो हम 4-5 प्रोग्राम रखते हैं, वो भी ज्यादा है, और फिर लोग हमसे कंप्लेन करेंगे कि आप कंट्रोल करते हैं, आप हमें मौका नहीं दिया, मैं क्या करूं। सो हिज डिमांड इज वेरी हाई, और कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए, जैम पैक रहता है प्रोग्राम, अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। जी। राहुल की ये यात्रा भी खबरों में छाई हुई है। खबरों में तो आज बीएसपी चीफ मायावती भी छाई हुई हैं। मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई में मायावती इंडिया के साथ नजर आ रही हैं। इंडिया और भारत के बीच शुरू हुए विवाद में अब बीएसपी चीफ मायावती की भी एंट्री हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें इंडिया या भारत के किसी भी नाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को जरूर डर लग रहा है। अब बीएसपी चीफ मायावती ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है
मायावती ने कहा कि मोदी सरकार बाबा साहेब के बनाए संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, संविधान को पहली लाइन से ही बदलने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। सरकार जो संविधान में बदलाव की सोच रही है, उसकी कोशिश पर रोक लगानी चाहिए। मायावती ने कहा कि सरकार की कोशिश बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में बदलाव की है। नाम में बदलाव या छेड़छाड़ ना तो न्यायपूर्ण है और न ही स्वीकार करने योग्य है। देश के लोग इंडिया और भारत नाम के बीच में विवाद खड़ा करने का खेल समझ रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, विकास, गरीबी जैसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। मायावती ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा, अगर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर आपत्ति थी तो उसे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। कानून बनाकर इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए थी। विपक्ष को अपने गठबंधन का नाम बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता था, लेकिन वो तो नाम ही बदलने की कोशिश में जुट गई है। जो काम सरकार कर रही है वो उसकी संकुचित सोच को बता रही है। इस तरह के काम सही नहीं ठहराए जा सकते। मायावती ने आज बीजेपी को बड़ा संकेत दिया है कि वो इंडिया के साथ जाएंगे। संकेत तो पीएम मोदी ने भी बीजेपी नेताओं को दिया है। मोदी सरकार की इंडिया से दूरी और भारत पर जोर देने के प्लान से बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। सोशल मीडिया पर जमकर सरकार को घेरा जा रहा है। पार्टी नेताओं के बयानों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जिसके बाद दबाव में आई मोदी सरकार अब पूरी तरह से बचाव में दिख रही है। पीएम मोदी ने इसे लेकर अपनी पार्टी को सख्त हिदायत दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। G20 के नेताओं को जो निमंत्रण भेजा गया है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किया गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने दावा किया कि केंद्र सरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरकर देश का नाम बदलने में जुटी है, तो अब पीएम मोदी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को इस मामले में बयान नहीं देने को कहा है। पीएम मोदी ने G20 को लेकर बैठक बुलाई थी और इस बैठक में भी उन्होंने भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों से न बोलने को कहा है। पीएम ने कहा कि जिन लोगों को अधिकृत किया जाएगा, सिर्फ उन्हें ही इस मामले में बोलना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने के संकेत जरूर बैठक में दे दिए। मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि उदयनिधि के बयान पर जवाब देना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करता है। सनातन धर्म को समाप्त करना मानवता और समानता को बनाए रखने के हित में होगा। हालांकि उदयनिधि ने सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा का कोई आह्वान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इंडिया को लेकर बुरे फंसे पीएम मोदी, वहीं दूसरी तरफ अडानी को लेकर भी मोदी सरकार फंसी नजर आ रही है। अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया, खासतौर से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को लेकर मौन धारण कर लिया है। अब कांग्रेस ने एक बार फिर ट्वीट करके मोदी सरकार और अडानी के रिश्ते पर बड़ा दावा किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। फरवरी 2023 में श्रीलंका की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बॉडी ने भारत के अडानी ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट को देश में अमली जामा पहनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। ये दोनों प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये परियोजनाएं श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित होंगी, जिसके लिए अडानी ग्रुप ने 44.2 करोड़ डॉलर यानी 3600 करोड़ का निवेश किया है। मन्नार में विंड एनर्जी प्लांट 250 मेगावाट, जबकि पुनेरीन में विंड एनर्जी प्लांट 100 मेगावाट की क्षमता पर काम कर रहा है। दोनों जगहों पर 2025 तक बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। अब इसको लेकर आज कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एक खबर, श्रीलंका में अडानी का एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पीएम मोदी के कहने पर अडानी को बिना टेंडर के मिला। अब प्रधानमंत्री अगर एजेंट की तरह काम करें तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। खैर, अब अडानी के इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता होगा। सोचिए जरा, अडानी के लिए अब सरकारों के बीच समझौता हो रहा है। मोदी अडानी के लिए और अडानी का काम कर रहे हैं। मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने अडानी को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हों। कांग्रेस लंबे वक्त से आरोप लगा रही है कि अडानी और मोदी के बीच जो रिश्ता है, उसकी बदौलत ही उन्हें विदेशों में प्रोजेक्ट मिलते हैं, खासतौर से उन देशों में जहां पीएम मोदी यात्रा करते हैं। अडानी ग्रुप को लेकर पीएम मोदी ऐसे काम करते हैं जैसे वो गौतम अडानी के एजेंट हों। अब कांग्रेस के इन दावों और आरोपों पर बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन पीएम मोदी खामोश हैं। अडानी के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
दो की लड़ाई में तीसरे का भला। विपक्ष और बीजेपी की लड़ाई में पाकिस्तान के अखबारों में ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान, अगर भारत ने इंडिया नाम को छोड़ा तो वो इंडिया को अपने लिए ले लेगा। अब देखना यह है क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी अपने पड़ोसी देश को अपने देश का नाम दे देगी।